Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. Today we start Economics of Class 10th. We are doing chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. This is the fourth part of this chapter. 3 parts of this chapter will be completed. Come to the page number 62. We are starting fourth part of this chapter with page number 62. Come to the page number 62. The topic is factors that have enabled globalization. अब लास्ट जो इसका प्रीवियस वीडियो था दैट इज़ इन द थर्ड पार्ट आई एक्सप्लेन यू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. तो अब ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? नंबर 1, टेक्नोलॉजी. रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिम्युलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. अगर किसी कंट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन करना है यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हमें ग्लोबलाइजेशन करना है तो ये ज़रूरी है कि कंट्रीज़ के पास में क्या हो? टेक्नोलॉजी हो. क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का मनी ट्रांसैक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट सेल और परचेज नहीं कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. पिछले 50 सालों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर सेल कर सकते हैं विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. ठीक है, फास्टर डिलीवरी प्रोसेस नया स्टार्ट हुआ है. ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिलीवरी होती है और कम से कम दामों के अंदर. प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं? बहुत कम हैं. नाउ कम टू दिस येलो बॉक्स, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? कंटेनर्स दिख रहे हैं. ठीक है, ये कंटेनर्स जैसे ट्रेन के अंदर जाते हैं वो कंटेनर्स हैं ये. ठीक है, गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक्स. ये कंटेनर्स देखें आप लोगों ने, मालगाड़ी जो होती है उसके अंदर, लोडिंग गाड़ी जो होती है उसके अंदर जाते हैं ट्रेन के अंदर. तो ये जो कंटेनर्स हैं ये शिप के, रेलवे के, प्लेन्स या ट्रक्स इन सब के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर पहुंचाए जाते हैं. कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विथ विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट्स. अब कंटेनर्स बना देने की वजह से क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट के अंदर. ठीक है, पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ से शिप लोड और अनलोड होते हैं तो वहाँ का जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और आप जल्दी से जल्दी किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन. एयर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी इसी तरीके से नीचे आया है, सस्ती हुई है एयर ट्रैवलिंग. This has enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आने की वजह से जो वॉल्यूम है गुड्स का वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया. यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एयरलाइंस के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भेजा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. धीरे धीरे इन सब चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है? अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हाईटेक होते जा रहे हैं. इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली. हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड हो, चाहे इंटरनेट हो, सभी के अंदर धीरे धीरे क्या होती जा रही है? टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है. टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी are used to contact one another around the world. अब जो ये टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होते हैं जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक कंट्री का एक कॉन्टैक्ट बना के रखती है पूरे वर्ल्ड के अंदर. यानी कि कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है इन सब फैसिलिटीज़ के थ्रू. टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़. ठीक है, रिमोट एरियाज़ जो होते हैं वहाँ से भी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. आज हमारा जो इंटरनेट है वो किससे चलता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं
उनसे ही हम पॉसिबल है कि हम एक पर्सन से दूसरा पर्सन एक आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में कांटेक्ट बना सकता है। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। आज कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर हैं। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि क्या क्या काम इंटरनेट कर सकता है। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। और गूगल नाम की एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जो चाहें वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। और वो किससे चलता है? इंटरनेट कनेक्शन से। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। और इंटरनेट ही है जो आपको ईमेल की फैसिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की फैसिलिटी और वॉइस मेल की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराता है कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्रीज़ के साथ में ईमेल और वॉइस मेल कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? नाउ सी यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम है? अ न्यू मैगजीन पब्लिश फॉर लंडन रीडर्स इज़ टू बी डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। एक नया मैगज़ीन है जो लंदन के रीडर्स जो हैं वो पढ़ते हैं उस मैगज़ीन को, तो उसका डिज़ाइनेशन और प्रिंटेशन कहाँ किया गया था? दिल्ली के अंदर। द टेक्स्ट ऑफ द मैगज़ीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। अब दिल्ली के ऑफिस के अंदर मेल किया गया टेक्स्ट जो है उस मैगज़ीन के अंदर क्या छपेगा, वो टेक्स्ट इंटरनेट के थ्रू दिल्ली के ऑफिस के अंदर सेंड किया गया। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazine from the office in London using telecommunication facility। अब देखो मैगज़ीन कहाँ का है? लंदन का है, लेकिन छप कहाँ पर रहा है, कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, वो कहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर। तो उसके अंदर का जो मटेरियल है कि उस मैगज़ीन के अंदर क्या प्रिंट होगा, कैसे क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशंस है वो कौन देगा? जो लंदन के ऑफिसर्स हैं वो देंगे। कहाँ पर? दिल्ली ऑफिस वालों को। ठीक है, दिल्ली ऑफिस मेंबर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाएगा किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू मेल वगैरह कर देंगे और उस तरीके से उनको बताया जाएगा कि क्या छापना है और किस तरीके से प्रिंट कराना है। द डिज़ाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर। डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें किस पे होती है? कंप्यूटर पे। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंदन। अब प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग का काम खत्म होने के बाद में मैगजीन्स को कहाँ भेजा जाता है? एयर के थ्रू, यानी एयरवेज के थ्रू कहाँ भेजा जाता है? लंदन में। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। और मनी पेमेंट जो होता है, अब दिल्ली के जो ऑफिस ने काम किया है, जो दिल्ली के लोगों ने जो काम किया है, जो उस ऑफिस वर्क के लोगों ने जो काम किया है, उस काम का जो लंदन का जो मैगज़ीन का जो भी ओनर है वो जब उन लोगों को पेमेंट करेगा तो वो भी क्या करेगा? इंटरनेट के थ्रू और ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेगा। इंटरनेट और ई बैंकिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आज हम मोबाइल का यूज़ करके भी एक अकाउंट से, यानी अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर मिनट्स के अंदर, विद इन सेकेंड्स के अंदर हम अपना अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन क्या होता है? जब मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसका जो पहले वाला वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, थर्ड वीडियो के अंदर, कि पहले जो थे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में आराम से ईजिली बिना रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड नहीं कर सकते थे। बहुत सारे इम्पोर्ट ड्यूटीज़, बहुत सारे कोटाज, बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारे लाइसेंस वगैरह लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से कंट्रीज़ इजीली एक दूसरे के साथ में ट्रांसपोर्टेशन और एक दूसरे के साथ में ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई, तो जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने अपनाया वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? लिबरलाइजेशन कहलाएगा। लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर चाइनीज़ टॉयज़, अब आप लोगों के, मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्जाम्पल पढ़ने के लिए चाइनीज़ टॉयज़ का पढ़ा आप लोगों ने। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि वो अपना जो टॉय है, जैसे जानते हैं ना आप लोग, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो टॉयज़ हैं वो किसके हैं? मेड इन चाइना हैं। तो चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो इंडिया के अंदर अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस, जहाँ पर चाइना के जो टॉयज़ है वो बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर बेचे जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया। ठीक है, ज़्यादातर जो उनके टॉयज़ होते हैं वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉयज़। अभी तो खैर बैन हो गया चाइना की चीज़ों के ऊपर इंडिया के अंदर, लेकिन पहले ये था कि चाइना इंडिया के अंदर अपने टॉयज़ को सेल कर सकता था। तो इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों के सामने चॉइस आ जाती थी कि वो इंडिया के टॉयज़ और चाइना के टॉयज़ दोनों के बीच में वो चूज़ कर सकते थे कि उनको कौन सा टॉय खरीदना है। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिज़ाइंस चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। क्योंकि चाइना के टॉयज़ बहुत सस्ते होते थे, नए डिज़ाइन के होते थे, जिसकी वजह से मतलब अट्रैक्टिव होते थे चाइना के टॉयज़, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर चाइना के टॉयज़ का बहुत अच्छा चलन चल गया। Within a year, 70 to 80% of the toys shops have replaced Indian toys with Chinese toys. अब डिमांड बढ़ गई चाइना के टॉयज़ की, तो लोगों ने क्या किया, जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडिया के टॉयज़ को हटा करके चाइनीज़ टॉयज़ अपनी शॉप्स के अंदर रख लिए और 70 to 80% टॉयज़ जो थे वो क्या कर दिए गए, एक्सचेंज कर दिए गए इंडियन टॉयज़ से चाइनीज़ टॉयज़ को। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट दैन अर्लियर। अब टॉयज़ जो थे वो इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो गए, सस्ते हो गए। वॉट इज़ हैपनिंग हियर, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉयज़ कम इनटू द इंडियन मार्केट। अब यहाँ पर क्या हुआ, चाइना के जो टॉयज़ थे वो इंडियन मार्केट के अंदर आए और उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर बहुत अच्छे से बना ली, और लॉस यहाँ पर किसको हुआ, इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया के जो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर है उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर। अब दोनों के कंपटीशन में चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा अच्छे माने गए क्योंकि लोग उसको पसंद ज़्यादा करते थे। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड अ लोअर प्राइस। अब लोग क्या चाहते हैं कि सस्ती चीज़, बच्चे टॉयज़ मांगते हैं तो सस्ते से सस्ते उनको दिला दें, और सस्ते टॉयज़ कौन से आते हैं, चाइना के। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। अब जब उनका ट्रेड बढ़ गया, जब इंडिया के अंदर उनकी डिमांड बढ़ गई टॉयज़ की, तो उन्होंने अपने बिजनेस को और ज़्यादा क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया और बढ़ा लिया अपने बिजनेस को। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स, दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, किसको हो गया, जो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर लॉस हुआ। आया आप लोगों के समझ में। तो लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अब समझ में आ गया आप लोगों को चाइनीज़ टॉयज़ का क्या एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। अब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो लॉस हुआ है, जो इंडिया के टॉयज़ बनाने वाले हैं उनको जो लॉस हुआ है, उनको उस लॉस से बचाने के लिए गवर्नमेंट अगर टैक्स पुट कर देती है, अगर इम्पोर्टिंग के ऊपर टैक्स लगा देती है कि चाइना के जो टॉयज़ है अगर इंडिया के अंदर आएंगे तो उनको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. जो भी यहाँ का शॉपकीपर या जो भी प्रोड्यूसर वहाँ के टॉयज़ यहाँ मंगाएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। Because of the tax, buyers will have to pay a higher price on imported toys. और टैक्स देने की वजह से, टैक्स तो कौन देगा, बायर देगा, जो खरीदेगा टॉयज़, तो वो अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, वो क्या करेगा, उस टॉय की प्राइस को बढ़ा देगा। Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian markets and imports from China will automatically reduce. Indian toy makers will prosper. अब टैक्स लगा दिया, बायर ने टैक्स पे कर दिया, तो अब बायर ने क्या किया, उस टॉय की प्राइस बढ़ा दी। अब प्राइस बढ़ेगी तो वो इंडियन टॉयज़ को कम्पीट नहीं कर पाएगा, लोग वापस से उसको नापसंद करने लग जाएंगे और इंडिया के टॉयज़ वो वापस से खरीदने लग जाएंगे। तो इंडियन टॉय मेकर्स हैं उनको यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रेड बैरियर। एक बैरियर बन जाता है, एक रास्ते की अड़चन बन जाती है कि आराम से कोई भी कंट्री हमारे कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। ठीक है, बैरियर क्यों बोला इसको, क्योंकि इसने क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए ट्रेड के ऊपर। Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. अब इंडिया क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स को क्यों यूज़ करती है, अपने ट्रेड को बढ़ाने और कम करने के लिए इंडिया क्या करेगी, ट्रेड बैरियर यूज़ करेगी।
अगर बढ़ाना होगा, अगर इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड बढ़ाना होगा तो टैक्स क्या कर देगी, कम कर देगी इंडियन गवर्नमेंट। और अगर ट्रेड कम करना होगा फॉरेन ट्रेड इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेड जो टैक्स है वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, उससे गवर्नमेंट खुद क्लैरिफाई करती है, खुद ये डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्ट इंडिया के अंदर कितनी अमाउंट में आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद में। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। और फॉरेन कंपटीशन से इंडियन प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाते तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता, इंडियन मार्केट को होता। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950 and 1960s and competition from imports at that stage would not have been allowed these industries to come up। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ नए नए स्टार्ट हुए थे 1950 to 1960 के अंदर आए थे, उनका जो कंपटीशन था इंपोर्ट के साथ में, तो वो कंपनीज़ जो थे वो अच्छा मार्केट नहीं कर पाए थे, अच्छा ग्रोथ अप वो नहीं कर पाए थे। इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब जो चीज़ें यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उन कमोडिटीज़ के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती है गवर्नमेंट, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स। ठीक है, आप देखिएगा कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो अर्ली स्टेज के अंदर डेवलपमेंट जब वो करते हैं तो डेवलपमेंट करने के ऊपर वो क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देते हैं। वो मेन फोकस उनका किस पे होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो रन कर रही है उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो, क्योंकि अगर उनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ अगर डूब जाएगी, अगर खुद की इंडस्ट्रीज़ नहीं रन कर पाएगी तो फिर वो कैसे ग्रोन अप होंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का चैप्टर हम 5th पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।